रिकॉर्डिंग का so that total internal reflection takes place from BC. ये जो BC पार्ट है यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए, इसकी कंडीशन हमें पता करनी। तो कैसे पता करेंगे बेटे? देखो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की क्या कंडीशंस होती हैं? दो कंडीशंस मैंने बताई थी। एक तो डेंसर मीडियम में इंसिडेंस होना चाहिए। अब अगर बाहर के और इसको कंपेयर करें तो अंदर वाला मीडियम तो डेंसर है ही सही, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब साइन आई शुड बी ग्रेटर देन साइन सी, ऐसा होना चाहिए। साइन आई शुड बी ग्रेटर देन साइन सी। साइन सी की वैल्यू होती है एन ऑफ रेयरर मीडियम अपॉन एन ऑफ डेंसर मीडियम। तो क्या आ जाएगा? What is n of rarer medium? It is 1. What is n of denser medium? This is n. So sin I should be greater than 1 by n. ये अपने पास आ जाएगा। अच्छा, ये एंगल अगर I है तो ये वाला एंगल 90 माइनस आई हो जाए। ए बी पर हम स्नेल्स लॉ लगाएं तो क्या मिलेगा? 1 इंटू साइन 45 इज इक्वल टू n इंटू साइन ऑफ 90 माइनस। तो यहाँ से आ जाएगा 1 बाय रूट 2 इज इक्वल टू n cos i, या cos i की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे? 1 बाय रूट 2 n। अब cos i अगर इतना है तो sin i कितना होगा? अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर आई, यानी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 बाय 2n स्क्वायर। ये sin i का आएगा। और ये 1 बाई n से बड़ा होना चाहिए। तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 बाय 2n स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 1 बाय n, यानी कि 1 minus 1 by 2n square should be greater than 1 by n square. This implies 1 should be greater than 3 by 2n square. तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा बेटे? n should be greater than under root 3 by 2. ये ऐसा n should be greater than under root of 3 by। ये देखो बेटा, ये समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। समझ में आया बेटा? किसी को डाउट तो नहीं है कुछ? ओके,
अगले पेज पे चलें या इसको देखना चाहते हो? तो बेटे हम इसमें अगले पेज पे चलते हैं। अच्छा हाँ, ध्यान दो, मैंने अपन इस तरह का एक और क्वेश्चन लेते हैं। हमसे कहा जाए कि ये एक हमारे पास इस तरह का एक प्रिज्म दिया हुआ है, ए बी, और ये एंगल 45 डिग्री हमें दिया। दिस इज 90 डिग्री। एक रे ऑफ लाइट जो कि एयर में ट्रेवल कर रही है, वो ए बी इंटरफेस पे इंसिडेंट होती है। ये जो प्रिज्म है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन हम मान लेते हैं। यहाँ से ये सीधी पास हो जाती और बीसी पे इंसिडेंट होती। हमें बता करना है फाइंड वैल्यूज ऑफ एन so that ray does not come out from the surface piece. So that ray does not come out from the surface piece. ये कंडीशन हमें पता लगानी। Take couple of minutes to try this question.
हाँ बेटे, क्या आंसर आया, किसी का आंसर आया क्या? n should be greater than root 2. वेरी गुड। n should be greater than root 2 बेटे, ये आंसर आएगा। और किसी का आया क्या बेटे ये वाला? देखो इसमें होगा क्या, कैसे करना होता है। गुड गुड भाई। ए बी से तो रे जो है वो सीधी निकल जाएगी, और फिर उसके बाद बात होगी किसकी, बीसी पे जाकर के इंसिडेंट होगी ये वाली। अब बीसी पे जाकर के जब रे इंसिडेंट होगी तो फिर उसके साथ क्या होगा भाई, कंडीशन ऑफ टी आई आर सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब कंडीशन ऑफ टी आई आर क्या होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होना चाहिए वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। तो बस एंगल ऑफ इंसिडेंस पता कर लो। एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे पता करेंगे, जो भी सरफेस है उस पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो सरफेस पर हमने नॉर्मल ड्रॉ किया। अब ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो इधर एंगल भी कितना बनेगा, 45 डिग्री। तो ये एंगल को आई मान लेते हैं। तो क्या होना चाहिए, आई शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, या साइन आई शुड बी ग्रेटर देन साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल, विच मीन्स, अच्छा आई भी 45 डिग्री आ जाएगा, 90 माइनस 45 विल बी 45। तो साइन 45 should be greater than sin c, which is 1 by n. So 1 by root 2 should be greater than 1 by n. This implies n should be greater than, n की वैल्यू जो होनी चाहिए वो रूट 2 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, और देखो, अच्छा इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में ही एक इस तरह का क्वेश्चन आता है। कैसे, मान लो हमसे कहा जाए कि कोई एक लेक, ठीक है, कोई भी वाटर बॉडी है, और उसमें हमने क्या किया हुआ है, एट अ डेप्थ d from the surface, at a depth d from the surface, a source is placed, a source of light is placed। यहाँ पे लिख देते हैं, a source of light is placed at a depth d in a सर हाँ बेटे, लास्ट वाले एग्जांपल में वो रे डिफ्लेक्ट क्यों नहीं हुई, मतलब रिफ्रैक्ट क्यों नहीं है फर्स्ट, मतलब रेयर टू डेंसर में जा रही है तो। बेटे डेंसर से रेयरर में जा रही है ना, ये रेयर, अंदर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। इस वाली रे को देखो ना, देखो ये, इसका तो हो गया रिफ्रैक्शन, ये तो अंदर आ गई। इसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं अपन, किसके बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में। ओके सर। तो ये रे अब किधर जाने वाली थी, ये जाने वाली थी ग्लास से एयर में जाने वाली थी, डेंसर से रेयर में जाने वाली थी, है ना। लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस क्योंकि सी से बड़ा हो गया, तो अब ये ऐसे ना जा करके क्या होगा, इस प्रकार से रिफ्लेक्ट हो जाएगी पूरी की पूरी इस तरह से। ओके सर। ठीक है बेटा।
अब इसमें हमें क्या पता करना है? हमें पता करना है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल formed on the water surface from which rays emerge. ठीक है बेटे, देखो इसमें होगा क्या, थोड़ी देर इसको ट्राई करो कि बेटे गो, एक बार अटेम्प्ट करो इसको। हाँ बेटे, देखो इसमें होगा क्या कि ये जो हमने सोर्स बनाया है, इस सोर्स से हर डायरेक्शन में लाइट जाएंगी और सरफेस की तरफ भी जाएंगी, और वो जाकर के क्या होगा, अलग अलग एंगल पे इंसिडेंट सरफेस पे
ठीक है बेटे, ये इस तरह की रेज बनेंगी और ये सबके सब अलग अलग एंगल पे इंसिडेंट हो रही है। जैसे इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो सकता है, ठीक है। मैंने ये वाली, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा कम होगा, इधर वाली का थोड़ा ज्यादा। जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे सोर्स से, वैसे वैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाएगा। और देखो रेज ट्रेवल कर रही है डेंसर मीडियम में, डेंसर से जाने वाली है किधर, रेयरर मीडियम। तो जब डेंसर से रेयरर मीडियम में रेज जाने वाली है तो क्या होगा भाई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के चांसेस तो होते हैं। जब तक ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है ये क्रिटिकल एंगल से कम है, तब तक तो क्या होगा, रेज रिफ्रैक्ट होकर के बाहर चली जाएंगी। एक समय ऐसा होगा कि ये एंगल एग्जैक्टली क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाएगा, वो वाली रे सरफेस के अलोंग रिफ्रैक्ट हो जाएगी। उसके अब इस पॉइंट के आगे जो भी रे इंसिडेंट हो, एनी रे इंसिडेंट बियॉन्ड दिस पॉइंट, उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा इस तरीके से। जैसे यहाँ से इंसिडेंट हो रही है अगर कुछ रे, कुछ जो रे इधर जाएगी, उस रे का क्या होगा, इस रे का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बेटे इस सेम एंगल फॉलो करते हुए बाहर। ये बाहर नहीं जाएगी, वैसे इसको भी हमें क्या है, रेड कलर में ही बनाना चाहिए भाई। रेड रे तो रेड रे ही रहेगी ना, रिफ्लेक्ट होने के बाद ब्लैक थोड़ी होगी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से बाहर। तो सरफेस पे क्या होगा देखो बेटा, सरफेस तो ऐसा टू डायमेंशनल बॉडी, यहाँ कहीं पर वो सोर्स रखा हुआ है, तो इससे क्या होगा, लाइट रे इस तरह से चारों तरफ इंसिडेंट हो, है ना। और ये एंगल को अगर मैं क्रिटिकल एंगल मान लूं तो यहाँ पर भी एंगल क्रिटिकल एंगल बन जाएगा। और इस इस सरफेस से ही लाइट रे सिर्फ बाहर आती हुई लगेंगी इस प्रकार से। इस बाउंड्री के बाहर से कोई भी लाइट रे नहीं निकल रही होगी। तो मुझे क्या करना है, यही वाला रेडियस पता करना। अब ध्यान दो, ये डेप्थ हमें डी दी हुई है, तो अगर मैं ये राइट एंगल ट्राइंगल जो बन रहा है यहाँ पे, कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल बेटे, ये वाला राइट एंगल। इसमें अगर मैं tan c की वैल्यू कंसिडर करूँ तो tan c कितना आने वाला है, r डिवाइडेड बाई डी। यानी r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d tan c। हम इक्वेशन क्या लगा सकते हैं, साइन c कितना होता है बेटे, साइन c होता है 1/n। तो tan c कितना हो जाएगा, 1/√n² -1। तो जो रेडियस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, d/√n², ये ऐसी वैल्यू देगी। ये बात समझ में आती है बच्चों सबको, हाँ सर। हाँ सर। एक बच्चे का आंसर भी आया, वेरी गुड, है ना। ये देखो ये जो सर्कल बन रहा है बेटे, इस सर्कल को बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। इस सर्कल को क्या बोलते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस।
जिससे कि लाइट बाहर निकलती हुई लग रही। अच्छा, और एक सवाल तुमसे करा। मान लो हमको कहा जाए कि ये एक बाउंड्री है जो कि दो मीडियम को सेपरेट करती है ना। एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 6/5, और दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 5/3। हमें पता लगाना है फाइंड द वैल्यू ऑफ critical angle for above pair of and find the deviation suffered by the light ray shown in figure.
हाँ बेटे, देखो क्रिटिकल एंगल तो बड़ा आसान है, साइन इनवर्स ऑफ एन आर डिवाइडेड बाय एन डी। अब रेयरर मीडियम कौन सा है? देखो 5/3 तो होता है 1.67 और 6/5 तो होता है 1.2। तो 5/3 ही डेंसर मीडियम है, 6/5 रेयरर मीडियम है, तो हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 6/5 डिवाइडेड बाय 5/3 यानी साइन इनवर्स ऑफ 18/20। ऐसा क्रिटिकल एंगल। अब ये वैल्यू कितनी है, या साइन सी की वैल्यू निकालूं मैं तो वो कितना आ रहा है? 18/20। तो ये कितना आएगा? जीरो 0.72 के बराबर ये वैल्यू है। साइन सी बराबर आ रहा है 0.72। ठीक है, नहीं नहीं बेटा, 37 डिग्री नहीं आएगा क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल 37 से तो बहुत ज्यादा है। अच्छा, अब हमें साइन सी को क्रिटिकल एंगल को इस एंगल से कंपेयर करना पड़ेगा। अगर साइन 75 डिग्री की बात करें तो उसकी सर आपका वॉइस लैग हुआ है। अच्छा, देखो साइन 75 डिग्री, इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। साइन 75 डिग्री होता है √3 + 1/2 रूट। इसको अगर अपन कैलकुलेट करें तो 1.732 + 1 ये हो जाएगा 2.732 डिवाइडेड बाय 2 √2 इज 1.414, हो जाएगा 2.732 डिवाइडेड बाय 2.828। ये ऐसा साइन 75 डिग्री की वैल्यू। इसको अगर हम कैलकुलेट करें क्योंकि क्या है, इससे ही हम आया ज्यादा एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल से कम बन रहा है, ज्यादा बन रहा है। तो अगर हम वैल्यू निकालें तो वो आती है कितनी बेटे? 0.96। ये साइन 75 डिग्री। इसका मतलब साइन 75 डिग्री जो है वो तो साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल से ज्यादा आ रहा है। साइन 75 डिग्री इज ग्रेटर देन साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। दैट मीन्स जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है 75 डिग्री वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा है। इसका मतलब TIR की कंडीशन है सेटिस्फाइड। TIR की कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो चुकी है। TIR की कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है, इसका मतलब क्या है भाई? ये रे जो है वो मीडियम 1 में तो जा ही नहीं पाएगी, मीडियम 2 में ही वापस लौट के आ जाएगी, तो रिफ्लेक्शन होगा। अब इसमें डेविएशन अगर मेरे को लिखना है तो इस एंगल को कहूंगा एंगल ऑफ डेविएशन। अच्छा, ये जो पूरा एंगल बन रहा है, ये पूरा एंगल
ये 180 डिग्री के बराबर है, तो डेविएशन कितना हो जाएगा 180 माइनस 2 इंटू 75, तो डेविएशन विल कम आउट टू बी 30। डेविएशन जो है वो 30 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो देखो जब भी क्या है लाइट रे डेंसर मीडियम में इंसिडेंट हो और डेंसर से रेयरर में जाने वाली हो, तो उस केस में क्या है, तो उस केस में हमको ये हमेशा चेक करते रहना पड़ेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कहीं क्रिटिकल एंगल से बड़ा तो नहीं बन रहा। अगर बड़ा बन रहा है तो फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा ही होगा। तो ध्यान दो, ये बात हुई हमारी किसकी बेटे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड बात हुई। अच्छा, इसमें एक बार एक क्वेश्चन आया था which was asked in JEE एग्जाम, JEE एडवांस में पूछा गया था, उस क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। कॉम्प्रिहेंशन टाइप में वो क्वेश्चन आया था और ऑप्टिकल फाइबर केबल पे वो बेस्ड था क्वेश्चन। उन्होंने कुछ ऐसा डिस्क्राइब किया था कि देखो ऑप्टिकल फाइबर केबल का अगर मैं क्रॉस सेक्शन देखूं तो वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है ना। ऐसा क्रॉस सेक्शन उसका दिखाई, ठीक है। वैसे तो सिलेंड्रिकल शेप होती है उसकी, और सिलेंड्रिकल शेप जो होती है उस सिलेंडर के दो पार्ट होते हैं, एक आउटर कवर और एक इनर कवर, एक आउटर सिलेंडर और एक इनर। इस तरह से दो पार्ट, जो इनर सिलेंडर होता है उसको बोलते हैं कोर, और जो आउटर पार्ट होता है उसको बोलते हैं क्लैडिंग, कोर एंड क्लैडिंग, ठीक है। अब इसको अगर आप ऐसे कट करके देखोगे, इस तरह से कट करके देखोगे तो ऐसा दिखाई देगा। अब हम क्या करते हैं, एक लाइट रे को इंसिडेंट करते हैं इस तरीके से ऑन द कोर पार्ट। अब देखो होगा क्या, जैसे जैसे ये आई एंगल बढ़ेगा ये एंगल भी बढ़ेगा, तो इधर जो एंगल बढ़ रहा है ये वाला एंगल कम होता जाएगा, या यूं कहें कि आई की वैल्यू कम होगी एज आई डिक्रीजेस। ये जो एंगल बन रहा है इधर आर, ये आर एंगल जो है वो बढ़ेगा, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है थीटा, वो थीटा की वैल्यू आर कम होगा, है ना। आर विल, एज आई डिक्रीजेस आर विल डिक्रीज, and as r decreases theta will increase।
and as theta increase, this implies chances of total internal reflection will also increase. ठीक है, तो हमें आई पे कंडीशन पता करनी है, so that for what value of sin I total internal reflection of the ray from core cladding interface starts. For what sin I? Sin I की किस वैल्यू के लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ द रे फ्रॉम द कोर क्लैडिंग इंटरफेस स्टार्ट। ये ऑफ कोर्स क्या है, कोर, और ये आसपास की जो लेयर है दैट इज क्लैडिंग। अब देखो सिंपल सी बात है, क्या होना चाहिए कि साइन थीटा जो होना must be greater than sin c. And what is sin c? Sin c is n of rarer medium upon n of denser medium, that is n2 by n1. ठीक है, अब अगर sin थीटा इतना है, अब थीटा और r में रिलेशन हमें पता है, r की वैल्यू कैसे पता लगाएं, ns इंटू साइन आई, ns इंटू साइन आई बराबर होगा n1 इंटू साइन आर के, यानी साइन आर की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे, ns साइन आई डिवाइडेड बाय n1, ये साइन आर की इतनी वैल्यू। ठीक है, अच्छा एक बात और देखो, थीटा बराबर है 90 माइनस आर, यानी साइन थीटा बराबर है साइन ऑफ 90 माइनस आर, तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस आर ऐसा लिख सकते हैं। अगर साइन आर इतना आया है तो कॉस आर कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एन एस स्क्वायर साइन स्क्वायर आई डिवाइडेड बाय एन वन स्क्वायर, ये वैल्यू कॉस आर की इतनी आ जाएगी। ठीक है, अब कॉस आर बराबर है साइन थीटा के, तो ये वैल्यू n2 बाई n1 से बड़ी होनी चाहिए। दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, इसका मतलब 1 माइनस एन एस स्क्वायर साइन स्क्वायर आई डिवाइडेड बाई n1 स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन n2 स्क्वायर बाई n1 स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस n2 स्क्वायर बाई n1 स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन ns स्क्वायर साइन स्क्वायर आई डिवाइडेड बाई n1 स्क्वायर, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन ns स्क्वायर साइन स्क्वायर आई डिवाइडेड बाई n1 स्क्वायर, n1 स्क्वायर से n1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर आई जो होना चाहिए इट मस्ट बी लेस देन n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ns स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं साइन आई जो होना चाहिए इट मस्ट बी लेस देन अंडर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर बाई ns, ये कंडीशन साइन आई पर होनी चाहिए, तब जाकर के ये काम करेगा।
सर एक बार लास्ट स्लाइड बता देंगे? लास्ट स्लाइड, हाँ बेटे। सर थीटा इक्वल टू 90 माइनस हो आर गया किधर सर। से आया? थीटा इक्वल टू 90 माइनस आर किधर से आया बेटे? वो जो ट्राइंगल बन रहा है ना, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, कौन सा वाला? ये ट्राइंगल। लुक एट दिस ट्राइंगल। देखो ये जो अलग कलर में बनाता हूँ तुमको समझेगा, ये वाला ट्राइंगल। तो आर प्लस थीटा 90 डिग्री है ना? हाँ सर समझा। है ना? तो थीटा कितना होगा? 90 माइनस, हाँ हो गया सर। ये जो है अपने पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, में इसी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, है ना? अब हम आगे सर लास्ट स्लाइड। चलते हैं और बात करते हैं इसकी। लास्ट स्लाइड देखना बेटे। हाँ सर हो गया। हो गया बेटे? ओके। अब हम बात करते हैं इसकी बेटे, प्रिज्म, है ना? देखो प्रिज्म क्या होता है, बेसिकली हम बात करने वाले हैं ट्राइंगुलर। कुछ ऐसा दिखेगा। When you look at it in 3D लैब में अगर अपन इसको देखेंगे अपने स्कूल लैब में, या तो ये इस तरह से दिखाई देता है ना? और इसका अगर लेट्स से मैं फ्रंट व्यू देखो इसमें ये जो है तीन, इसमें रेक्टेंगुलर फेसेस, ये वाला ये रेक्टेंगुलर फेस, इधर से ये वाला रेक्टेंगुलर फेस है, और नीचे वाला फेस भी कैसा है? रेक्टेंगुलर। और आगे पीछे वाले ये ये कैसे हैं? ट्राइंगुलर फेस, ट्राइंगल जैसा ही दिखता है।
या यूँ कहूँ कि इसका क्रॉस सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो इसका क्रॉस सेक्शन जो होगा वो तो कैसा होगा, ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन ही इसका अगर हम कोई लाइट इंसिडेंट करें तो वो किस तरह से रिफ्रैक्ट होती है, ये बातें अपन को इसमें पढ़नी। देखो बेसिकली मोटे तौर पे क्या होगा, यहाँ से आप नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो, नॉर्मल और एंगल ऑफ इंसिडेंस के इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। फिर ये रे क्योंकि रेयर से डेंसर मीडियम में जा इस तरह से, लेकिन ऐसे ना जा करके थोड़ी शिफ्ट हो जाएगी, तो जैसे चल उसके बाद दूसरे वाले सरफेस पे इंसिडेंट होगी, फिर वहां पर नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। फिर क्या होगा, यहाँ से इस तरह से रे वापस रिफ्रैक्ट होकर के बाहर हो जाएगी। तो 2 बार रिफ्रैक्शन इसका होगा। साथ ही साथ हमें ये भी पॉसिबिलिटी पे ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं अंदर से ही इस रे का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ना हो जाए। यहाँ जो एंगल बन रहा है कहीं ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा ना बन जाए। तो क्वेश्चंस इसमें किस तरह के पूछ जाते हैं, मान हमसे पूछ लिया जाएगा बताओ टोटल डेविएशन कितना हुआ है ना, या हमसे कोई कंडीशन पूछी जा सकती है कि भाई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए इसकी क्या कंडीशन होगी, है ना। ये पॉइंट ए है, ये बी। हाँ, ये जो एंगल बन रहा होता है ना बेटे, ये वाला एंगल, ये एंगल या ये एंगल, ये सारे एंगल बराबर बन रहे हैं, इन एंगल्स को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ये जो एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ is called as angle of prism, या इसको रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म भी बोलते हैं। या इसको अपेक्स एंगल ऑफ प्रिज्म भी, अपेक्स एंगल ऑफ प्रिज्म इसको, ये जो रे है इसको कहेंगे इंसिडेंट रे, और जो प्रिज्म से बाहर आ रही है उसको कहेंगे इमर्जेंट। पहली इंटरफेस पे जो एंगल बन रहा है रिफ्रैक्ट होने के बाद उसको R1 से डिनोट करते हैं, दूसरे वाले को R। इसका बड़ा बढ़िया डायग्राम बना, ये एंगल I बन रहा, तो इधर एंगल बनेगा R1, ये एंगल बनेगा R2, और इधर एंगल बनेगा, ये इंसिडेंट रे, ये रे इधर रिफ्रैक्ट हो रही है और यहाँ से रे इमर्ज हो रही है। ये अपेक्स एंगल ऑफ द प्रिज्म है, ठीक है।
अभी फिलहाल हम यही केस कंसिडर करके चल रहे हैं कि ये जो R2 एंगल बन रहा है, देखो खतरा कहाँ पे है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, जब रे अंदर से बाहर आएगी, डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी, राइट। यानी R2 एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से कम है, ऐसा डायग्राम बन रहा है। ये मान करके अभी अपन एनालिसिस करेंगे, जब नहीं बन रहा होगा तो कैसे करेंगे वो बात। अब देखो पहला जो इंटरफेस है वहां पे डेविएशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ, इंटरफेस पे भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ, तो दोनों डेविएशंस को ऐड कर दें तो टोटल डेविएशन हमको मिल जाए। एक बात और देखो, ये एंगल को हम कह रहे हैं R1, अगर मैं ट्राइंगल के अंदर ये वाला एंगल निकालूं, दिस एंगल, तो ये 90 माइनस R1 हो जाए। उसी तरह से यहाँ पर भी अंदर वाला एंगल निकालें तो वो कितना हो जाएगा, 90 माइनस R। और देखो ट्राइंगल कैसा बना हुआ है, इसको मैं नाम देता हूँ PQR, और यहाँ पर लिख देता हूँ MN। ठीक है, तो नाउ लुक एट ट्राइंगल PMN। ये जो तीनों अंदर के एंगल बन रहे हैं, 180 डिग्री होना चाहिए, तो 90 माइनस R2, दिस मस्ट बी 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, A माइनस R1 माइनस R2 प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो A की वैल्यू कितनी होगी, R1 प्लस A की वैल्यू होगी R1 प्लस R2। ये बात समझ में आती है मेरे। यस सर। अगर मैं एंगल ऑफ डेविएशन की बात करूं, डेविएशन ड्यू टू प्रिज्म, तो क्या उसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि Δ1 प्लस Δ2 दोनों फेसेस पे जो डेविएशन हुआ है उसका एडिशन कर दूं मैं। पहले फेस पे जो डेविएशन हुआ है Δ1, क्या उसको I माइनस R1 ऐसा लिख सकता है। देखो क्या होता, ये वाली रे अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये रे आगे कंटिन्यू करते हुए सीधी निकल जाती, तो ये एंगल कितना बनता, ये एंगल बनता I। लेकिन अभी इधर एंगल बन रहा है R1, तो जो डेविएशन होगा वो इतना होगा, और इसको क्या कहेंगे, I माइनस R, सब्ट्रैक्ट कर दिया। सर आपका आवाज कट रहा है। अच्छा, ये R2 बन रहा है तो इधर भी एंगल कितना बनता R2, तो डेविएशन इतना हुआ है, ये कितना हो जाता E माइनस R। ठीक है, तो Δ1 हुआ है I माइनस R1, Δ2 को कितना लिखते हैं, E माइनस R, तो ये हो जाता I प्लस E माइनस R1 प्लस, और R1 प्लस R2 की वैल्यू मैं इधर से ला के सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा I प्लस E माइनस A। डेविएशन ड्यू टू प्रिज्म का ये फॉर्मूला है जो कि हमको ध्यान रखना, I प्लस E माइनस A।
I is angle of incidence, E is angle of emergence, and A is apex angle या angle of prism. अब देखो इसमें जो एक एनालिसिस की बात है वो क्या है कि जैसे जैसे एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ेगा, इंसिडेंस एंगल बढ़ेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे तो R1 भी बढ़ेगा। अच्छा, R1 प्लस R2 बराबर होता है A के। R1 प्लस R2 किसके बराबर होता है? अपेक्स एंगल ऑफ द प्रिज्म। तो R1 बढ़ेगा तो R2 की वैल्यू जाहिर सी बात है कि कम हो जाएगी, ठीक है। R2 कम होगा तो एंगल ऑफ इमर्जेंस भी कम। एंगल ऑफ इमर्जेंस कम होगा वो एक अलग बात है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? R2 कम हो रहा। R2 कम हो रहा है मतलब चांसेस ऑफ PIR from inside the prism they decrease। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के चांसेस कम होते चले जा रहे हैं ना, क्योंकि डेंसर मीडियम में जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कम होता जा रहा है, तो TIR के चांसेस भी कम होते जा रहे हैं। लेकिन इसका उल्टा हो जाएगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होगा। तो एज एंगल ऑफ इंसिडेंस डिक्रीजेस, R1 decreases but R2 increases, and as R2 increases, chances of PIR from inside the prism they increase। PIR के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। खैर, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि भाई एक मिनिमम एंगल ऐसा होगा जिस एंगल पे मैं लाइट को इंसिडेंट करूंगा तो लाइट रे प्रिज्म से बाहर निकलेगी। उसके उससे छोटा अगर तुमने कर दिया, एक पर्टिकुलर एंगल से छोटे एंगल पे लाइट रे को इंसिडेंट कर दिया, तो TIR होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब लोगों ने क्या किया, एक्सपेरिमेंटली अलग अलग एंगल पे लाइट रे को प्रिज्म पे इंसिडेंट किया। एक्सपेरिमेंट्स के प्रिज्म लिया लैब में, एक्सपेरिमेंट किए, अलग अलग एंगल पे लाइट रे को प्रिज्म पे इंसिडेंट। अब अलग अलग एंगल पे जब लाइट रे को प्रिज्म पे इंसिडेंट किया तो क्या देखा गया बेटे? अलग अलग एंगल पे लाइट रे इमर्ज होती है। अलग अलग एंगल पे इमर्ज होती है तो इन सबको लेकर के क्या किया गया, एक ग्राफ प्लॉट किया गया। ग्राफ किस किस के बीच में प्लॉट किया गया? ग्राफ प्लॉट किया गया बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, इनके बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया। और वो ग्राफ कैसा पाया गया बेटे? ग्राफ कुछ इस तरह का पाया, ऐसा ग्राफ का। ध्यान दो, ये पैराबोलिक ग्राफ नहीं है, ये बस एक इसी तरह का कर्व्ड ग्राफ है, नॉट पैराबोलिक।
इसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें नोट करने की, वो एक एक करके मैं बताता हूँ क्या क्या बातें नोट करने की है। पहली चीज ये देखो कि मान लो मेरे को सर्टेन अमाउंट ऑफ डेविएशन अचीव करना, ठीक है। तो दिस डेविएशन कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग टू एंगल्स ऑफ इंसिडेंस। दो एंगल ऑफ इंसिडेंस के करस्पॉन्डिंग सेम डेविएशन हमको मिलता है। ये वाली वैल्यू आई की वैल्यू कुछ थीटा 1 रखूं, या आगे जाते जा रहे हैं आई की वैल्यू कुछ थीटा 2 रखें, तो दोनों पे ही डेविएशन सेम मिल रहा है ना। ऐसा होना भी चाहिए, ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से आता है। मान लो तुमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को थीटा 1 रखा, और ये एंगल ऐसा है कि यहाँ पर रे इमर्ज हो रही है थीटा 2 एंगल पे। कितने एंगल पे इमर्ज हो रही है बेटे? थीटा 2 एंगल पे रे इमर्ज हो रही। मतलब कि जैसे ये प्रिज्म है, आई एंगल पे मैंने लाइट को इंसिडेंट किया, आई को कितना रखा, आई इज इक्वल टू थीटा 1, और कितने एंगल पे ये इमर्ज हो रही है, ये इमर्ज हो रही है मान लो थीटा 2 एंगल पे ये रे इमर्ज हो, राइट। आई इज इक्वल टू थीटा 1, ई इज इक्वल टू थीटा 2। अब देखो, अगर मैं थीटा 2 एंगल पे इंसिडेंट कर दूं, क्या करूं, रे को कितने एंगल पे इंसिडेंट कर दूं, आई मेक दिस रे इंसिडेंट एट एंगल कितना, थीटा। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये क्या होगा, थीटा 1 एंगल पे बाहर निकले। दिस विल कम आउट एट एंगल थीटा। तो क्या दोनों ही केस में डेविएशन सेम आएगा? क्योंकि डेविएशन होता है आई प्लस ई माइनस ए। एक बार आप लिखोगे थीटा 1 प्लस थीटा 2 माइनस, एक बार लिखोगे थीटा 2 प्लस थीटा 1 माइनस। दोनों ही केस में डेविएशन जो आएगा वो सेम आएगा। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा 2 बना दोगे तो एंगल ऑफ इमर्जेंस थीटा 1 बन जाएगा। टोटल डेविएशन विल कम आउट टू बी सेम इन बोथ द केसेस, है ना। तो हम कह सकते हैं इन जनरल an angle of deviation can be achieved by two different angles of incidences. Can be achieved by two different angles of, दो अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस से एंगल ऑफ डेविएशन जो है ये अचीव किया जा सकता है, एक्सेप्ट फॉर वन डेविएशन। कौन सा वाला? जो कि मिनिमम डेविएशन। दिस एंगल इज कॉल्ड एज मिनिमम डेविएशन। ये वाला यहाँ पे, इसके लिए सिर्फ एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसके लिए सिर्फ एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस। कौन सा है भाई? इसके लिए क्या खास बात होनी चाहिए कि आई ई के बराबर होना चाहिए, क्योंकि अगर आई ई के बराबर नहीं हुआ तो फिर से क्या होगा, दो एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल जाएंगे जिसके लिए सेम डेविएशन अचीव किया जा सकता है।
राइट। तो हम क्या कहेंगे, फॉर डेल्टा इक्वल टू डेल्टा मिनिमम देयर exists only one angle of deviation only one angle of incidence and this angle must be such that I comes out to be equal to ना। तो मैथमेटिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई, फॉर डेल्टा इक्वल टू डेल्टा मिनिमम I must be equal to, और अगर I और E बराबर हैं इसका मतलब क्या होना चाहिए, R1 और R2 भी बराबर होने चाहिए, और R1 प्लस R2 का सम A होता है, यानी दोनों कितने कितने होने चाहिए, दोनों A/2 के बराबर होने हैं। अब एक बार R1 R2 की वैल्यू पता चल गई तो I और E की वैल्यू भी पता लगा सकते हैं, अप्लाई स्नेल्स लॉ। तो क्या मिल जाएगा, 1 इंटू साइन I इज इक्वल टू n इंटू साइन A/2। ये स्नेल्स लॉ का मार्क हम लगा रहे हैं फॉर द केस ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो क्या आ जाएगा बेटे, I is equal to sin inverse of n sin A/2। I is equal to sin inverse of n sin A/2। ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस आ जाएगा। ठीक है बेटे। डेल्टा मिनिमम की वैल्यू I प्लस E माइनस ए होती है, I और E बराबर होंगे तो ये 2I माइनस ए हो जाएगा। I को ये वाली वैल्यू पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ n साइन A/2 माइनस ए। ये डेल्टा मिनिमम की वैल्यू ऐसी। ये जो माइनस ए है इसको अपन LHS में ले जाएं तो क्या मिल जाएगा, डेल्टा मिनिमम प्लस ए, और ये 2 डिनोमिनेटर आ जाएगा तो डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ n साइन A/2। यहां से मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम प्लस A/2 इक्वल टू n साइन A/2, या n की क्या वैल्यू हो जाएगी, साइन ऑफ a प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन A/2। ये n की वैल्यू है। मतलब डेल्टा मिनिमम अगर आपने एक्सपेरिमेंटली पता कर लिया है बाय प्लॉटिंग ग्राफ बिटवीन डेल्टा एंड I, और अपेक्स एंगल तो आप पता कर ही लोगे तो इससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म पता लगा सकता है। ये फॉर्मूला इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इस तरह से अपन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा ठीक है बेटे, आज के लिए फिर हम इतना ही पढ़ते हैं, है ना। बाकी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अगली क्लास में हमें सेक्शन सी भी पूरा डिस्कस करना, ठीक है, तो वो करके लेके आए। सर ये क्लास के नोट्स हाँ मैं अभी जस्ट शेयर कर ही रहा हूँ।
सर लास्ट क्लास के नोट्स भी प्लीज रीसेंड कर देंगे। अच्छा ठीक है। वो मैच नहीं कर रहे थे मतलब लेक्चर से। अच्छा एक मिनट को मैं देखता हूँ। हाँ सर, आपने गलती से पीसीपी का भेज दिया था नोट्स। ओके 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 बेटे, मैं रीसेंड करूंगा। सॉरी, मेरे को लोग बता देते, जल्दी बता देते तो मैं वापस से कर देता। अच्छा ये देखो, दोनों भेज दिए मैंने, आज वाला भी और 29 वाला भी। सर ये एक ही आया क्या अभी? नहीं मतलब एक ही पीडीएफ में है क्या या अलग अलग दिए हैं मुझे? अलग अलग है, अलग अलग है, अलग अलग में आ रहा है। अभी एक और एक आ ही रहा है, PDF आया है। अभी प्रोग्रेस है, इन प्रोग्रेस है, दूसरा वाला इन प्रोग्रेस है। एक मिनट का। सर आप व्हाट्सएप ग्रुप कर सकते हैं सर, क्योंकि बहुत से लोग के चैट में नहीं आता है। ठीक है बेटे। यार मैं वैसे भेज तो देता हूँ। अच्छा देखो, आया क्या सेकंड वाला फाइल भी? हाँ सर आ गया। ओके। ठीक है बेटे, है ना, मैं व्हाट्सएप पे भेज दूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। बाय बेटे, थैंक यू सर, बाय। बाय।